रात के करीब 12:30 बज रहे थे। मेहरबान हवेली रोशनियों से जगमगा रही थी। हर कोने में मेहंदी की महक थी। ढोलक की हल्की थाप और लड़कियों की हंसी हवा में घुली हुई थी। आज सना की मेहंदी थी, खानदान की सबसे छोटी, सबसे प्यारी बेटी। उसकी शादी आरिज से होने वाली थी। दोनों बचपन के दोस्त थे। घर में सब लोग मुस्कुराते हुए रस्में निभा रहे थे। अरे सना, जरा हाथ तो दिखा, कितना खूबसूरत डिजाइन है, सादिया खाला ने कहा। सना ने मुस्कुराकर अपने मेहंदी लगे हाथ दिखाए। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे जिंदगी के नए सफर की उम्मीद झलक रही हो। लेकिन उस रात हवा में कुछ अजीब सा था। हवेली की पुरानी दीवारें जैसे खामोश होकर कुछ कह रही थीं। पीछे से सज्जाद चाचा की आवाज आई, रात का वक्त हो गया है, सब अपने कमरों में चले जाओ, सुबह निकाह का दिन है। धीरे धीरे सब लोग अपने अपने कमरों में चले गए। हवेली के आंगन में अब सिर्फ चिराग जल रहे थे और दूर कहीं से कुत्तों का भौंकना सुनाई दे रहा था। पूरा घर गहरी नींद में था। तभी एक तेज चीख ने सबको हिला दिया। आवाज सना के कमरे से आ रही थी। सब लोग दौड़कर उठे। समीना खाला सबसे पहले पहुंची। दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन चीखें अब भी आ रही थीं। दरवाजा खोलो सना, क्या हुआ? अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। कासिम साहब ने जोर से धक्का मारा। दरवाजा खुल गया। अंदर का मंजर देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। सना कमरे के कोने में सिमटी हुई थी। उसका दुपट्टा फटा हुआ, चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। उसके सामने इमरान खड़ा था। उसका कॉलर टूटा हुआ, आंख के पास खरोंच थी। कुछ लम्हों के लिए किसी को समझ नहीं आया कि हुआ क्या है। राशिद गरज उठे, ये क्या तमाशा है बीच रात को? सना रोती हुई बोली, वो मेरे कमरे में आया था, बस इतना सुनना था। पूरी हवेली जैसे फट पड़ी। सादिया खाला ने सिर पकड़ लिया। समीना चिल्लाई, इमरान, तुझे शर्म नहीं आई? ये हमारी बेटी है। इमरान की आंखों से भी आंसू गिरने लगे। मैंने कुछ नहीं किया, उसने मुझे खुद बुलाया था, मैं बस बात करने आया था। लेकिन अब कोई सुनने को तैयार नहीं था। कासिम साहब ने जोरदार थप्पड़ मारा। अपनी जुबान बंद कर, रात के इस वक्त तू मेहंदी वाली लड़की के कमरे में क्या कर रहा था? इमरान चिल्लाता रहा, मामू, मैं कसम खाता हूं मैं बेकसूर हूं। मगर अब सब उसके खिलाफ हो चुके थे। राशिद ने उसे पकड़कर बाहर धक्का दे दिया और पूरा घर सना के चारों ओर जमा हो गया। कुछ देर बाद आरिज भी आ गया। उसके चेहरे पर गुस्सा और हैरानी थी। सना, ये सब क्या है? सना चुप थी। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। बोलो ना सना, सच क्या है? उसने बस इतना कहा, मैं नहीं जानती। बस यही लफ्ज आरिज के दिल में तीर की तरह चुभ गए। उसने हाथ झटका और कहा, मैं इस शादी के लिए मना करता हूं। ये कहकर आरिज चला गया और पूरे घर में एक सन्नाटा छा गया। सादिया खाला गिर पड़ी। समीना खाला रोते हुए कहती रहीं, अब क्या होगा इस बच्ची का? मेहरबान हवेली, जहां कुछ घंटे पहले ढोल बज रहे थे, अब वहीं आंसू और इल्जाम गूंज रहे थे। सना चुप थी, जैसे उसके दिल में सब कुछ मर गया हो। उसकी आंखों में बस एक ही सवाल था, मैं गलती किसकी भुगत रही हूं? पीछे से एक दूर की घंटी बजती है। शादी की नहीं, तबाही की। सुबह के 5 बज रहे थे। मेहरबान हवेली के अंदर सिर्फ एक ही आवाज थी, आंसुओं की। रात भर किसी ने नींद नहीं ली थी। सना का कमरा बंद था और इमरान को हवेली के स्टोर रूम में कैद कर दिया गया था। पूरे घर में सिर्फ बदनाम कर देने वाला सन्नाटा फैला हुआ था। फैसला का वक्त। कासिम साहब, घर के बुजुर्ग, ने सबको ड्राइंग रूम में बुलाया। सादिया खाला, समीना खाला, राशिद चाचा और आरिज के वालिद सब मौजूद थे। हवेली का माहौल कोर्टरूम जैसा लग रहा था। एक तरफ सना, दूसरी तरफ इमरान, बीच में रखा गया था कुरान शरीफ। कसम खाकर सच बोलो, कासिम साहब की आवाज गरजी, जो कुछ भी रात को हुआ, आज उसका फैसला होगा। किसी की इज्जत का सवाल है और किसी के नसीब का। सना चुप थी, सर झुकाकर बैठी थी। सादिया खाला ने पूछा, बेटा बताओ ना, इमरान तुम्हारे कमरे में क्यों था? सना के होंठ कांप रहे थे। मैंने उसे बुलाया नहीं था,
वो खुद आया था। कासिम साहब ने इमरान की तरफ देखा। तू बोल, तुझे किसने बुलाया? इमरान की आंखों में आंसू थे। मामू, मैं कसम खाता हूं, उसने मुझे बुलाया था। उसने कहा था तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं समझा शायद मेहंदी के इंतजाम की बात होगी। राशिद चाचा ने गुस्से में टेबल पर हाथ पटका। झूठ, तुम झूठ बोल रहे हो। हमारी बेटी ऐसी नहीं है। आरिज का फैसला तभी दरवाजा खुला। आरिज कमरे में दाखिल हुआ। उसका चेहरा थका हुआ, आंखें लाल और लहजा भारी था। मैं कुछ कहना चाहता हूं, उसने कहा। मैं सना से शादी नहीं कर सकता। कमरे में सन्नाटा छा गया। सादिया खाला चिल्लाईं, बेटा तू पागल हो गया है क्या? रात को जो हुआ उसमें सना का क्या कसूर? आरिज ने धीमे स्वर में कहा, कसूर है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे दिल से भरोसा चला गया है। मैं किसी ऐसी लड़की से निकाह नहीं कर सकता जिसके बारे में शक हो। सना की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीरे से कहा, आरिज, मैं बेकसूर हूं। आरिज ने आंखें बंद की और बोला, बेकसूर लोग आधी रात को अपने कमरे से अजनबी के साथ नहीं निकलते सना। और वो चला गया। फैसला पूरा खानदान गुस्से और शर्म में जल रहा था। समीना खाला रोते हुए बोली, अब क्या होगा इस बच्ची का? लोग क्या कहेंगे? कासिम साहब ने कुरान उठाया। बस अब कुरान के सामने दोनों कसम खाएंगे। जिसने झूठ बोला उस पर लानत। सना का दिल कांप गया। इमरान ने तुरंत कुरान पर हाथ रखा। मैं कसम खाता हूं, मैं बेकसूर हूं। अब सबकी निगाहें सना पर थीं। उसने कांपते हुए हाथ रखे। आवाज बहुत धीमी थी, मैं गुनहगार नहीं हूं। लेकिन उसके आंसू और कांपते होंठ हर किसी को कुछ और कह रहे थे। खानदान के लिए वो बयान काफी नहीं था। राशिद चाचा बोले, अब इज्जत बचाने का एक ही रास्ता है, निकाह। सादिया खाला चिल्लाईं, पागल हो गए हो क्या राशिद? ये मजबूरी का निकाह है। लेकिन कासिम साहब ने सिर्फ एक लाइन कही, जो हुआ उसे अब सिर्फ निकाह ही धो सकता है। मजबूरी का निकाह सुबह के 7 बज रहे थे। हवेली के आंगन में कुरान और मौलवी साहब बैठे थे। सना सफेद दुपट्टे में लिपटी थी, जैसे कोई लाश जो सिर्फ सांस ले रही हो। इमरान ने निकाह के लफ्ज दोहराए और सना ने आंखें बंद करके कहा, कबूल है। उसी वक्त एक जोरदार बिजली का कड़कना सुनाई दिया। ऐसा लगा जैसे आसमान भी चीख उठा हो। ये निकाह खुशी का नहीं, तबाही का आगाज है। निकाह खत्म हुआ, लोग उठ गए। सना के चेहरे पर सुकून की मौत थी। उसने अपने मेहंदी लगे हाथों को देखा, जो कल शादी की खुशियों के लिए सजे थे, आज गम के लहू में रंगे हुए थे। कुछ फैसले इंसान नहीं करता, जमाना करवा लेता है। और जब इज्जत और मोहब्बत टकराती हैं, तो जीत हमेशा दर्द की होती है। निकाह के बाद मेहरबान हवेली पर जैसे कोई काला साया छा गया था। जहां कल तक ढोल, गीत और हंसी की गूंज थी, आज वहां बस कुरान की तिलावत और खामोश नजरें थीं। सना के हाथों में अब भी मेहंदी थी, लेकिन उसका रंग अब खून सा गाढ़ा लग रहा था। वो कमरे के कोने में बैठी थी। बस एक ही सवाल उसके मन में घूम रहा था, ये सब मेरे साथ ही क्यों हुआ? बाहर से आती धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी, और उस धूप में उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे जिंदा जिस्म से रूह निकल गई हो। इमरान की वापसी शाम के 6 बज रहे थे। दरवाजा धीरे से खुला। इमरान अंदर आया। सना ने उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं की। इमरान ने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें अब तो खुशी मिल गई होगी, आखिर अब तुम मेरी हो गई ना? सना ने बिना ऊपर देखे जवाब दिया, मैंने ये निकाह मजबूरी में किया है। इमरान के होंठों पर एक कड़वी हंसी आई। मजबूरी? वो आगे बढ़ा। उसकी आंखों में कुछ अजीब था, ना मोहब्बत ना इज्जत, बस बदला। तुमने मुझ पर इल्जाम लगाया सना, वो चीखा। पूरे खानदान के सामने मुझे जलील कर दिया। अब सोचो, क्या मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा? सना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इमरान, मैंने कुछ नहीं कहा था। इमरान गरजा, झूठ! अगर तुमने कुछ नहीं कहा होता तो मुझे कैद क्यों किया गया? उसने जोर से टेबल पर हाथ पटका। आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। सना का चेहरा सफेद पड़ गया।
मैं चाहता हूं तुम वही दर्द महसूस करो जो मैंने किया था। सना की आंखों से आंसू बह निकले। मैं तुमसे कुछ नहीं चाहती इमरान, बस मुझे अकेला छोड़ दो। इमरान ने ठंडी हंसी के साथ कहा, अकेला? अब तुम मेरी बीवी हो, अकेलापन अब तुम्हारे बस की बात नहीं। वो और पास आया, लेकिन तभी बाहर से कासिम साहब की आवाज आई, इमरान नीचे आओ जरा। इमरान रुक गया। उसने सना की ओर देखा और धीमे से कहा, तुम्हें बचाने वाले ज्यादा देर नहीं टिकेंगे। आज नहीं तो कल तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। वो चला गया। दरवाजा बंद हुआ और सना जमीन पर गिरकर फूट फूट कर रो पड़ी, जैसे उसके अंदर की आखिरी उम्मीद भी मर गई हो। हवेली के बाहर बाहर तेज बारिश शुरू हो गई थी। काली घटाओं में डूबी मेहरबान हवेली अब किसी टूटे किले जैसी लग रही थी, ऊपर से मजबूत, अंदर से बिखरती हुई। सादिया खाला बरामदे में खड़ी थीं, आंखों में आंसू और लफ्जों में टूटी हुई दुआएं। या अल्लाह, मेरी बच्ची के नसीब में यही लिखा था। राशिद चाचा चुप थे, धीरे से बोले, इज्जत बच गई, बस यही काफी है। सादिया ने गुस्से से पलटकर कहा, इज्जत नहीं बची राशिद, सिर्फ एक जान बर्बाद हुई है। उनका ये लफ्ज हवेली की दीवारों से टकराया और हर कोने में दर्द बनकर गूंज गया। रात गहरी हो चुकी थी। सना ने दरवाजा बंद किया, लेकिन उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके कमरे के बाहर खड़ा हो। धीरे धीरे कदमों की आहट आई और फिर सन्नाटा। उसने कांपते हुए खिड़की के पास देखा। वहां एक कागज का टुकड़ा पड़ा था। उसने उठाया, उसमें लिखा था, तुम्हें लगता है तुम बच गई? मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम सच नहीं बोलती। सना के हाथ से चिट्ठी गिर गई। कमरे की हवा भारी हो गई, जैसे कोई अनहोनी बस होने ही वाली हो। लंदन, 2 वीक्स लेटर। एक बड़े हॉस्पिटल का इमरजेंसी गेट खुलता है। एम्बुलेंस रुकती है और स्ट्रेचर पर लाया जाता है एक अधमरा आदमी, पूरा शरीर जला हुआ, चेहरे पर पट्टियां और सिर के एक हिस्से पर गहरी चोट। नर्स घबराई हुई। सिवियर हेड ट्रॉमा, पल्स ड्रॉपिंग। ऑपरेशन थिएटर के अंदर डॉक्टर आलिया, एक काम, मजबूत और होशियार सर्जन, तैयार खड़ी है। डॉक्टर आलिया, स्कैल्पल, सक्शन, जल्दी करो। 4 घंटे तक ऑपरेशन चलता है। आखिरकार मॉनिटर पर बीप बीप की आवाज स्थिर हो जाती है। थकी हुई आलिया कुर्सी पर बैठती है, हल्के से मुस्कुराती है। जो भी हो तुम, मौत के दरवाजे से लौट आए हो।